रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लोगों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस दौरान वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। दरअसल दिसंबर में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट होना है। इस समिट को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं समिति के दौरान देश विदेश के उद्यमियों को लुभाने के रोड शो किए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। वहीं समिट से पहले 22,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि पीएम मोदी की देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। सीएम ने कहा कि दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने। उसी दिशा में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा देश को अग्रसर करने वाली है। सीएम ने कहा कि रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा देश के राष्ट्रपति रहे, तो निश्चित रूप से बहुत इस दायित्व को लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने। उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली विधानसभा पहुंचे, जहां उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। ग्वालदम हेलीपैड पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि थराली विधानसभा के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया और थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। क्षेत्र ग्वालदम के आसपास का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का अभी रियल सर्वे किया है। और अब यहाँ चूंकि अधिकारियों से भी बात हुई है, जिला प्रशासन के लोगों से भी, हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो और जो आपदा के हमारे प्रभावित हैं उन सभी को मदद हो, उनकी सहायता हो। क्योंकि इस बार की आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अनेकों स्थानों पर भूस्खलन, मकानों का धंसना, मकान टूट जाना, पुल टूट जाना, जनहानि, पशु हानि, फसलों की हानि हुई है। और इस पर केंद्र से भी हमने बात की है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थितियों को सामान्य किया जाए, जनजीवन सामान्य किया जाए, लोगों की मदद की जाए। उस काम को हम लोग कर रहे हैं और लगातार जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। और प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, चूंकि बरसात जैसे ही समाप्त होती है, पुनर्निर्माण और ये जो निर्माण से संबंधित काम है, मरम्मत के काम है, वो तत्काल करें। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूलागर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले शहीद स्थल पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के धर्म गुरुओं द्वारा पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन में अपनी शहादत देने वाले लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बताते चले कि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 2 सितंबर 1994 को शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहे निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ 6 लोग शहीद हो गए थे। नहीं, पूरी तरह से हम जिन उद्देश्यों के लिए, जिन कारणों से हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी, उस ओर बड़ी तेज़ी से बढ़े हुए हैं।
आज आप देख लीजिएगा 1,00,000 करोड़ रुपए के काम अभी तक केंद्र सरकार ने ही दे दिए हैं और इतने ही काम अभी पाइपलाइन में हैं। और NH हो, NHAI हो या फिर हमारे पावर कॉरपोरेशन के काम हो, कोई भी काम हो, यहाँ पर सड़कें बन रही हैं। अब आप देखिए मसूरी से आप देहरादून उतरेंगे, देहरादून से 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। उनके सपनों के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ कि वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ था। उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनका नमन करता हूँ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बागेश्वर से चुनाव प्रचार के बाद ग्वालदम लौटे, जहां शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने स्मार्ट क्लासेस का निरीक्षण करने के साथ ही छात्र छात्राओं से सीधा संवाद कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री धन सिंह रावत ने छात्र छात्राओं से पूछा कि क्या सरकार की साइकिल योजना का पैसा उनके अभिभावकों के खातों में पहुंच रहा है। इसके साथ ही ग्वालदम इंटर कॉलेज को PM श्री विद्यालय में सम्मिलित करने और इंटर कॉलेज में कंप्यूटर देने की घोषणा शिक्षा मंत्री ने की। विजिलेंस की छापेमारी के बाद अब हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि बदले की भावना से सरकार ने ये विजिलेंस की रेड उनके मेडिकल कॉलेज में कराई। हरक सिंह का कहना है कि जो जनरेटर उनके कॉलेज में रखे हैं वो सरकारी उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि कोविड के समय बहुत सी संस्थाओं ने कॉलेज की मदद की थी। ऐसे में कौन सी चीज कौन दे गया, भला उन्हें कैसे पता चलेगा। अगर विभाग या सरकार उनसे कहती तो वो जनरेटर वापस लौटा देते। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि वह मेरे ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे, क्योंकि हरक सिंह रावत का सवाल है कि अगर बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए मैंने भ्रष्टाचार किया है तो इसके मायने ये हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह से भ्रष्ट थे। उनकी सरकार की जांच होनी चाहिए। आप बताओ, एक जनरेटर 8-10 लाख का जनरेटर क्या कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? या मैंने मना कर दिया कि नहीं ले जाएंगे क्या? और मंत्री के यहाँ कोई जनरेटर लग नहीं सकता है क्या? आप बताओ तो क्या अपराध हुआ इसमें? हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं आपको बताऊं, ये जनरेटर वाला मामला कि ये सरकारी पैसे से खरीदा गया था। लेकिन अगर खरीदा भी गया था तो मंत्री के आवास पे या मंत्री के हॉस्पिटल में, माना कोविड हॉस्पिटल में अगर जनरेटर लग भी गया था तो पद पे नहीं है तो वापस ले जाओ, अगर आपने डोनेट नहीं किया तो। वैसे जैसे मैंने डोनेट किया, मैंने अपने हॉस्पिटल से जो है कालागढ़ को भी 25 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, गणेश जोशी को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, अपने कॉलेज के पैसे से खरीदे हुए सिलेंडर दिए। सांसद अजय टम्टा ने बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। सांसद अजय टम्टा ने बागेश्वर उपचुनाव में पार्वती दास की 2 गुना मार्जिन से जीत का दावा किया। सांसद ने कहा कि डबल इंजन के विकास के चलते बागेश्वर में इस बार 28 से 30 हजार वोटों से कमल जीतेगा। विधानसभा उपचुनाव के साथ सांसद अजय टम्टा ने आगामी लोकसभा चुनाव में भी जीत का दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में भी अल्मोड़ा सीट में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारा का सारा लोगों ने मन बना लिया है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देख करके कमल के फूल को ऐतिहासिक बहुमत से जिताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले बार का चुनाव हम 14,000 वोटों से जीते थे, इस बार उसके ठीक दुगना 28 से 30 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। और चूँकि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के लगातार पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर रिकॉर्ड बन रहा है, उस हिसाब से आने वाली लोकसभा के अंदर भी ऐतिहासिक बहुमत से पूरी लोकसभा को हम जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा दृश्य दिख रहा है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता, हजारों पेड़ों के अवैध कटान और अवैध निर्माण के मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर जनता का साफ कहना है कि जो भी वन विभाग का अधिकारी इसमें शामिल रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर दूसरी ओर इस मामले में भाजपा नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो भी भ्रष्टाचार करा है, जो भी उन्होंने गलत करा है, तो ये तो एक
ये सुन लो कि जनता की गाड़ी कमाई की लूट का हिस्सा है और इस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि कांग्रेस भाजपा ये कोई किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून है, कानून अपना काम करता है। जब आरोप लगे हैं तो इसकी जांच होगी, स्वाभाविक है। जांच में साफ हो जाएगा कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, उसमें कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं। शनिवार को ग्वालदम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान बागेश्वर उपचुनाव पर कहा कि बागेश्वर से पूर्व विधायक चंदन राम दास का असामयिक यूं चले जाना बागेश्वर के विकास के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए बहुत सपने देखे थे और हम उनके सपनों को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बागेश्वर का चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं, बल्कि चंदन राम दास के सपनों को साकार करने का चुनाव है। सर, उपचुनाव चूंकि ऐसे समय में हो रहा है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हम अपने एक ऐसे भाई को, जिसने लंबे समय तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बहुत ही सामान्य स्थितियों में, परिस्थितियों में सहज रहने वाला इंसान हमारे बीच से चला गया। उसने बहुत सारे सपने बागेश्वर के लिए देखे थे, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए। अपने अस्पताल में रहते हुए भी जब भी मुझे मिलते थे या फोन पर बात करते थे, हमेशा बागेश्वर की चिंता करते थे कि ये पंपिंग योजना का काम रह गया है, ये डिग्री कॉलेज का रह गया, ये अस्पताल का करना है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाना है। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये कोई हार जीत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बागेश्वर में जो चंदन रामदास जी के सपने थे, उन सपनों को साकार करने का है। देहरादून में शिक्षा विभाग ने निपुण भारत मिशन के तहत 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। शिक्षा सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने का शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूलों को भी सम्मिलित किया गया है। देखिए, बच्चों को जो भाषा है और गणित है, कम उम्र के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना FLN प्रोग्राम का लक्ष्य है। उसके लिए पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है ताकि मातृभाषा में बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाया जा सके। उसको लेकर के हमारा कार्यक्रम है और उसको हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी इसमें जोड़ा है ताकि कोई भी ऐसा बच्चा हमारे प्रदेश में न छूटे जो मूलभूत रूप से भाषा और गणित में दक्ष न हो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी। ये हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है और हमारे लिए चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी राज्य के लिए है कि इस इन्वेस्टमेंट समिट को चूँकि हम अच्छा बनाएं और जो हमारे सामने अवसर आया है उस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और ये पूरे राज्य के हित के लिए है और राज्यवासियों के लिए है। इसलिए हमने कहा है कि सभी का ये जो पिछले वाली इन्वेस्टर समिट थी उसको हमने पूरी तरह छोड़ दिया या उसका भी कुछ हम कर रहे हैं आगे? नहीं, हम देखिए पिछले जो अनुभव हैं उन सभी का भी जो उस अनुभव से जो चीज़ें मिली हैं उसको भी जो है अपने उसमें शामिल कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।